चलो बढ़ जाओगे। प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर प्रोडक्ट्स। पूरा ध्यान दो। माइक्रोब्स को हमने कल तक देखा किस तरह से वो हाउस होल्ड प्रोडक्शंस में और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस में इस्तेमाल होते हैं। इंडस्ट्रीज़ में उसका सबसे ज़्यादा हमने जो इस्तेमाल देखा बेकरी इंडस्ट्री और लिक्वर इंडस्ट्री, क्योंकि सैकेरोमाइसिस सेरेविसी ये जो फंगस है, ईस्ट यूनिसेलुलर फंगस, इट इज़ यूज्ड इन बेकरी एज वेल एज इन ब्रेवरी। ब्रीवरी का मतलब होता है वाइन, बियर, विस्की, रम, जिन, होड़का, ये सब जो अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं, इनके प्रोडक्शंस के लिए भी उनका इस्तेमाल होता है। सैकेरोमाइसिस सेरेविसी इज अ कॉमन ईस्ट which is used for the industrial productions of alcoholic beverage and bakery products. इसके अलावा microbes are used for fermentation in tobacco and in the tea leaves. जो चाय पत्ती हम इस्तेमाल करते हैं वो चाय पत्ती अगर फर्मेंट नहीं करी तो आप एक भी घूंट चाय का नहीं पी सकते, इतना कड़वा लगता है। चाय के पत्तों में टैनिन्स नाम का केमिकल बहुत ज़्यादा होता है, टैनिन्स, और बहुत कड़वा होता है वो। उसको फर्मेंट किया जाता, उस प्रोसेस का नाम है क्यूरिंग। वैसे ही जो लेदर हम पहनते हैं या इस्तेमाल करते हैं, ये स्किन से कन्वर्टेड है, स्किन कन्वर्टेड इनटू लेदर, स्किन कन्वर्टेड इनटू लेदर। ये प्रोसेस फर्मेंटेशन की है एंड इट इज टैनिंग प्रोसेस, the process called tanning. So this is tanning, that is curing. leather industry, tea और tobacco industry, इसके अलावा bakery industry, brewery industry, these all industries run on microbes. अब आज एक और हेडिंग देखने वाले हम आर्टिकल देख रहे कि जिसके अंदर अलग अलग माइक्रोब्स आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अलग अलग केमिकल्स। इसमें कुछ एसिड्स है तो कुछ दवाइयाँ हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज, साइक्लोस्पोरिन ए और स्टैटिन्स। These are the medicines used for the dreadful diseases, ऐसे डिजीज कि जो जानलेवा है, इंस्टेंट है, इनको समय भी नहीं है। ओके, हम एक एक से पहले देखेंगे। देखो, एस्परजिलस नाइजर, एस्परजिलस नाइजर ये एक फंगस है। कौन सा फंगस है, कौन सा बैक्टीरिया, क्लियर करते जाओ। दिस इज अ फंगस, ये एक फंगस है। ओके, और ये फंगस इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड। अब ये सिंथेटिक सिट्रिक एसिड कई प्रोडक्ट्स में ऊपर से डाला जाता है, मिक्स किया जाता है टू इंक्रीज इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू। हर बार सिट्रिक एसिड सिट्रस से नहीं निकाला जाता। सिट्रिक एसिड ये माइक्रोब भी बनाता है, एस्परजिलस नाइजर। एस्परजिलस नाइजर एक एस्कोमाइसिड्स ग्रुप का फंगस है, हमने उसको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखा है। ओके, तब भी बोला था मैं एस्परजिलस नाइजर का आगे एक रेफरेंस आने वाला है बोल के। उसके बाद एसिटोबैक्टर एसिटी, ये बैक्टीरिया है। एसिटोबैक्टर एसिटी कौन है? एक बैक्टीरिया है और इसका इस्तेमाल एसिटिक एसिड के लिए किया जाता है। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड, ये भी एक ऑर्गेनिक एसिड है। एस्परजिलस नाइजर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एसिटिक एसिड, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेरिकम, क्लोस्ट्रीडियम ये एक बैक्टीरिया है, इट्स अ बैक्टीरियम। ओके, और इसका इस्तेमाल ब्यूटेरिक एसिड के लिए किया जाता है। इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द ब्यूटेरिक एसिड। ब्यूटेरिक एसिड कई मेडिसिन्स, कई प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होता है। ओके, उसके बाद लैक्टोबैसिलस, ये भी एक बैक्टीरिया है एंड दिस इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड, सिंथेटिक लैक्टिक एसिड। जो दही के अंदर होता है वो एसिड इज द लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलस। अब ये सब ऑर्गेनिक एसिड्स हुए, दिस ऑल आर ऑर्गेनिक एसिड्स। ये सभी ऑर्गेनिक एसिड्स है, ठीक है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स भी
हम मायक्रोब्स का इस्तेमाल करके बनाते हैं. वी प्रोड्यूस सम ऑफ द मेडिसिन्स. हे आता वाचायला किंवा सांगायला सोपं जातं, लेकिन जब आप पेपर में इसको याद करने की कोशिश करते तो ये सब इंटरमिंगल हो जाता. इनके काम और इनके जो है नेचर, कौन फंगस है, कौन बैक्टीरिया है, एसिड बनाता या कोई मेडिसिन बनाता, प्रोडक्ट बनाता, क्या करता पता नहीं चलता. और इसलिए इसको लिख करके आगे घर पे जा करके याद करना है आपको. लिहूनच पाठ करायचं सगळं, दूसरा कोई पर्याय नहीं है इसके लिए. स्ट्रेप्टोकोकस, क्या नाम है? स्ट्रेप्टोकोकस. ये स्ट्रेप्टोकोकस एक केमिकल बनाता जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेज. क्या नाम है? स्ट्रेप्टोकाइनेज. स्ट्रेप्टोकाइनेज का नेचर क्या है, इसका फंक्शन क्या है? तो याद रखना भैया, स्ट्रेप्टोकाइनेज इज अ ब्लॉकबस्टर. ब्लॉक बूस्टर नहीं, बूस्टर का मतलब होता है बढ़ाने वाला, ये ब्लॉकबस्टर है. मतलब खून के अंदर के जो गांठियां होती है, गुटलियां होती है, रक्तातल्या गाठी ते वितळून टाकते. ये स्टोरी उनके लिए है जिनका एक बड़ा मायोकार्डियल इन्फेक्शन का ऑपरेशन हुआ है या मायोकार्डियल इन्फेक्शन से जो बच गए हैं. मायोकार्डियल इन्फेक्शन का मतलब होता है मैसिव हार्ट अटैक, बड़ा अटैक. एंजाइना वाला नहीं. एंजाइना पेक्टोरिस एक मीडियम या माइल्ड अटैक है जिसमें हार्ट पे काफ़ी लोड आता है, व्यक्ति की सांस फूलती है, पसीना आता है, चेस्ट पेन बहुत ज़्यादा होता है, ज़बरदस्त छाती में दर्द होता है. आराम करने के बाद भी ये थोड़ा सा कम होता है या नॉर्मल हो सकता है, लेकिन आराम करने पे हम डिपेंड नहीं रह सकते. उसको मेडिकेशन, दवाइयाँ लेनी पड़ती है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है. लेकिन मायोकार्डियल इन्फेक्शन इतना समय ही नहीं देता. फिर इसके लिए बाईपास सर्जरी वगैरह कुछ इलाज होते हैं. ऐसी हिस्ट्री कि जिस व्यक्ति को मायोकार्डियल इन्फेक्शन आया है, क्या आया है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन, और उससे वो कुछ तो करके बचा है, उसको हमने ऑपरेट किया है, वो गांठ निकाल दी है, लेकिन उसके बाद उसकी जो हिस्ट्री है गांठ बनाने वाली वो चलती है. त्याच्या रक्तामध्ये अशा गाठी बनत जातात आणि या गाठी स्ट्रेप्टोकायनेज नावाचं जे केमिकल आहे, जे स्ट्रेप्टोकोकस पासून बनतं, ते स्ट्रेप्टोकायनेज वितळून टाकते. इन द केस ऑफ पेशंट ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन. मायोकार्डियल इन्फेक्शन हे नाव जरी घेतलं तर डॉक्टर लोकांचे डोळे मोठे होतात. कसं काय? कारण त्यांना माहिती आहे या नावाचा अर्थ काय आहे. दे नो बेटर व्हाट इट मीन्स. मायोकार्डियल इन्फेक्शन मौत का दूसरा नाम है. मौत का दूसरा नाम है मायोकार्डियल इन्फेक्शन. बचने की उम्मीद लेस देन 10%, क्योंकि ये इसको समझ नहीं रहता. बहुत जल्दी पेशेंट जो है वो है ना बेहोश हो जाता है एंड डेथ हो जाती है, जिसको हम बोलेंगे मैसिव अटैक. इट्स अ काइंड ऑफ मैसिव, बहुत बड़ा अटैक. तो ऐसे केसेस में ये जो है वो क्या करता है, इट जस्ट विल डाइल्यूट और इट कैन डिसॉल्व दैट ब्लॉक. उस ब्लॉक को क्या करेगा, ये डिसॉल्व करेगा. क्या नाम इसका? स्ट्रेप्टोकाइनेज. इसी के साथ ये ले रहा मैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, मतलब ये उसी कैटेगरी से. स्ट्रेप्टोकोकस एक बैक्टीरिया है. स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टो का मतलब क्या होता है पता है? चेन बैक्टीरिया का, और कोकस का मतलब है तो गोल बैक्टीरिया. कोकस माने गोल बैक्टीरिया. गोल बैक्टीरिया की जब चेन होती है ना तो ये होता है स्ट्रेप्टोकोकस.
स्ट्रेप्टोकोकस। जब ऐसे बैक्टीरिया, गोल बैक्टीरिया का बंच होता है, कालच झाले सांगा, बंच असेल तर काय म्हणू आपण त्याला? स्टेफाइलोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, मोनोकोकस, डिप्लोकोकस। ये मोनोकोकस सिंगल गोल वाला, मोनो गोल वाले 2 बैक्टीरिया जॉइंट में, डिप्लो। मैं एक रेफरेंस है इसीलिए बोल रहा। आपके बुक्स में मेरे ख्याल से इसका डायग्राम नहीं दिया है, कहीं दिया है कि देखो, ये बड़े काम के डायग्राम्स होते हैं। चलेगा। अब इसका एक काम बोलता मैं, मोनेस्कस परप्यूरियस। ओके, मोनेस्कस परप्यूरियस, ये भी एक बैक्टीरिया है और इसका जो काम है वो बनाना है स्टैटिन्स। स्टैटिन्स क्या करता है? इट लोअर्स द ब्लड कोलेस्ट्रॉल। लोअर्स द ब्लड कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल की भी गांठ बनती है, कोलेस्ट्रॉल भी ब्लड वेसल्स को जाम कर सकता है, ब्लड सर्कुलेशन जाम कर सकता है। बात समझ में आ रही? तो ये और ये एक दूसरे को सपोर्टिंग है। स्टैटिन्स भी हार्ट अटैक से पेशेंट को थोड़ा सा बचाता, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने से हार्ट अटैक आते हैं, आपने सुना होगा ना। इंटरनल फैट्स अगर बढ़ते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो अटैक के चांसेस बढ़ते हैं। तो जो स्टैटिन्स है, जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज गांठ बन गई तो उसको डिसॉल्व कर देता, तो ये स्टैटिन्स गांठ ही बनने नहीं देता, जो गांठ है उसको बनने से रोकता। कौन रोकता भैया? हु विल स्टॉप इट? स्टैटिन्स। स्टैटिन्स को कौन बना रहा? मोनेस्कस परप्यूरियस। क्या नाम? मोनेस्कस परप्यूरियस। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम एक फंगस है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, इट्स अ फंगस। और ये साइक्लोस्पोरिन ए नाम का केमिकल बना था, साइक्लोस्पोरिन ए। अब इसका काम देखो, बड़ा अलग से काम है, वेरी डिफरेंट फंक्शन। उसका काम है, इट इज एक्टिंग एज अ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी। काम बता रहा पहले, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट, इट वर्क्स एज अ इम्यूनो सप्रेसिव अब इसका मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट? इट इज यूज्ड स्पेशली when there is the organ transplantation. In organ transplantation, ये क्या मामला है? सपोज एक व्यक्ति को ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, किडनी है, हार्ट है, आईज है, स्किन है। तो जब एक व्यक्ति का ऑर्गन दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है, तो ये दूसरे व्यक्ति का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो पहले व्यक्ति के ऑर्गन जो उसकी तरफ आ रहा है उस सेल्स पे अटैक करता है, क्योंकि इस बॉडी के लिए तो ये ऑर्गन फॉरेन बॉडी है। और जो भी फॉरेन बॉडी हमारे बॉडी में आती है, फॉरेन बॉडी इन द सेंस सेल्स, इवन एवरीथिंग, ऑर्गन है तो उसमें सेल्स है, उसमें ब्लड है, ओके। और उस पे
हमारे इम्यूनिटी के सेल अटैक कर सकते हैं और उस ऑर्गन के सेल्स को डैमेज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारी बॉडी की नज़र से घुसपैठिया है। वो ऑर्गन हमारे बॉडी के अंदर घुस रहा, हमारे बॉडी का हिस्सा बनने जा रहा। जंतु भी तो वही करते ना, जंतु, माइक्रोब्स, पैथोजेंस, रोग जंतु, वो भी तो अटैक करते, हमारी बॉडी के अंदर रहना चाहते। तो ये नेचुरल हमारे इम्यूनिटी सिस्टम की एक प्रॉपर्टी है कि जो भी बाहर से आ रहा है अटैक करो। उनको नहीं पता यूजफुल, हार्मफुल, व्हाट एवर मे बी, बाहर से आ रहा है अटैक करो। इसी टेंडेंसी की वजह से ह्यूमंस में भी और दूसरे एनिमल्स में भी जब मेटिंग के बाद मेल स्पर्म्स एंटर होते फीमेल बॉडी में, तो स्पर्म्स एक सेल है, यूनिसेलुलर है, तो फीमेल बॉडी उन सारे स्पर्म्स को एक घुसपैठिया पैथोजिन जंतु बोल के स्वीकारती है और उसका ट्राई रहता कि एक एक स्पर्म को मारा जाए। एनी हाउ दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इम्यूनिटी। और इसलिए इतने सारे स्पर्म्स मारे जाते हैं, करोड़ों स्पर्म मारे जाते हैं। मतलब बॉडी की हमारी एक प्रॉपर्टी है कि जो भी बाहर से बॉडी का हिस्सा बनने आ रहा, बॉडी के अंदर दाखिल हो रहा, उसको किल करो। और उसके लिए पूरी यंत्रणा लग जाती है काम को। तो ये जो साइक्लोस्पोरिन ए नाम का केमिकल है, उस यंत्रणा को शांत बिठाता, रुक जाओ, रुको, अटैक मत करो, क्योंकि वो हमारी मदद के लिए ऑर्गन आ रहा है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से पहले इसको चढ़ाना पड़ता है उस पेशेंट के लिए। साइक्लोस्पोरिन ए नहीं दिया तो जो ऑर्गन दिया, ट्रांसप्लांट किया, उसका सत्यानाश। हमारी इम्यूनिटी सिस्टम उस पर अटैक करेगी, उसको हमारा हिस्सा बनने नहीं देगी। वैसा तो भैया कोई भी इजीली कोई भी ऑर्गन चिटका देता था। मेरी थोड़ी सी स्किन छिलटा निकल गया, तेरी थोड़ी सी स्किन दे दे छिलटा, मैं चिटका देता फेविकॉल लगा के। नहीं समझ, फेविक्विक है कि नहीं, चुटकी में चिपका है। प्रज्ञा नहीं जमता ऐसा। ऐसे तो डॉक्टर फेविक्विक एंड फेविकॉल एंड इसको लेके घूमते थे, डिंक एंड एवरीथिंग। ऐसे नहीं चलता है। एक्चुअली कोई भी ऑर्गन अगर हमारे शरीर का हिस्सा बनने जा रहा तो शरीर उसको रोकता है, इम्यूनिटी सिस्टम उसको रोकती है। तो ये साइक्लोस्पोरिन ए क्या करता, इम्यूनिटी सिस्टम को रोकता कि यू डोंट अटैक ऑन दैट पर्टिकुलर ऑर्गन, उस पर अटैक नहीं करना है। दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट। ओके, आप डिटर्जेंट्स देखते हैं, डिटर्जेंट्स में लाइपेजेस नाम के एंजाइम्स होते हैं। कौन से वाले एंजाइम्स? लाइपेज। और ये जो लाइपेज एंजाइम है वो स्टेन्स को डिसॉल्व करते हैं। स्टेन्स माने दाग, स्टेन। देखो स्टेन्स जो होते हैं वो ज़्यादातर लिपिड वाले या फैट वाले स्टेन्स होते हैं। लिपिड स्टेन्स, लिपिड स्टेन का मतलब तेलाचे दाग। अपन सब्जी के दाग से क्यों डरते? क्योंकि सब्जी के दाग तेल वाले होते हैं। कोणी तर्री पाडून घेते का शुभ्र ड्रेसवर? हाँ नहीं ना। किसी ने ऐसा लंबा, अगर सपोज वो शेरवानी टाइप ड्रेस पहना है, बहुत ही एकदम सफ़ेद भक है, ओके, बहुत ही सफ़ेदी है, और पोहे किसी ने ऑफर करे, इसके पास प्लेट नहीं है, तो शेरवानी आगे करता है कि इसमें डालो। शेरवानी आगे करता कोई, टाका का एक प्लेट टाकता, भगोना टाकून द्या, पूरा पतेला, ऊपर से चटनी, ऊपर से दही, शेरवानी गई। काय झालं त्याचं? त्याचा सत्यानाश झाला, त्याचे डागच निघणार नाहीत परियार। हाँ, कहने से मतलब क्या है कि भैया हम दाग से, वो झूठ बोलते दाग अच्छे हैं, कोई किसी मेरे ख्याल से सर्फ एक्सेल दाग अच्छे है, काही म्हणायचं, दागाचे काय दुसरं धंदा नाही।
कपड़े धोगा। एक्चुअली दाग को निकालने के लिए, ये दाग कुछ हद तक, अभी ये ऑयल के दाग निकालने के लिए उन कंपनियों ने लाइपेज नाम का एंजाइम इस्तेमाल करना शुरू किया डिटर्जेंट्स में, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी है। इसका मतलब ये नहीं कि डिटर्जेंट खा के हम सुधार कर सकते हैं डाइजेशन, लेकिन वो लाइपेजेस कपड़े के लिए है, वो तेल वाले दाग, फैट वाले दाग को निकाल सकते हैं। ओके, तो ये अलग अलग प्रोडक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट माइक्रोब्स, वी यूज इट फॉर आवर बेनिफिट। अब एक बार पहले से देखो कौन से। एस्परजिलस नाइजर क्या बनाता? सिट्रिक एसिड। एसिटोबैक्टर एसिटी एसिटिक एसिड। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेरिकम ब्यूटेरिक एसिड। लैक्टोबैसिलस एलेबी लैक्टिक एसिड। स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकाइनेस। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम साइक्लोस्पोरिन ए एंड मोनेस्कस परप्यूरियस क्या बना था? स्टैटिन्स। ब्लॉकबस्टर कौन है? स्ट्रेप्टोकाइनेस। हु इज द ब्लॉकबस्टर? हु इज यूज्ड टू लोअर द कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑफ ब्लड? स्टैटिन्स। और इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट कौन है? साइक्लोस्पोरिन्स। बोला है, क्लियर है सबको? माइक्रोब का और एक बहुत बड़ा इस्तेमाल साफ सफाई के लिए भी होता है। अब कुछ लोग बोले सर माइक्रोब से तो गंदगी फैलती है, लेकिन यहां पे हम जो माइक्रोब का इस्तेमाल बोल रहे वो एक्चुअली साफ सफाई के लिए है। इट इज टू कीप द सिटी क्लीन। कोई शहर को क्लीन, स्वच्छ, कोई नदी को, तालाब को, समुद्र को स्वच्छ रखने के लिए हम यहां माइक्रोब को देखने वाले हैं। हम माइक्रोब को देख रहे एज अ क्लीनिंग एजेंट एंड उनका सही इस्तेमाल इट इज देयर इन सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट, ड्रेनेज ट्रीटमेंट। ओके, अगर आप थोड़ा सोचेंगे माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, इसका हेडिंग है, हेडिंग कौन सी है बोलो? माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। कभी सोचा है कि जो गंदगी हमारे घर से जाती है, खास तौर पे उसमें आता है किचन वेस्ट, उसके बाद ऑर्गेनिक वेस्ट और ड्रेनेज वेस्ट, ह्यूमन एक्सक्रीटा। ह्यूमन एक्सक्रीटा सभी लोग बोलते हैं, हमारे लीडर्स बोलते हैं कि जो है ना वो बाहर गंदगी नहीं फैलाना है, तो there is the drainage system. Human excreta through the pipelines goes to outside the city. अब ये पाइपलाइंस छोटे छोटे होकर के बाद में बड़े बड़े होते, ज्वाइन होते होते इतने बड़े होते कि रोड ऊपर से, पाइपलाइन नीचे से, ड्रेनेज पाइपलाइंस। आपने देखा होगा कि रोड के सेंटर में चेंबर्स होते हैं, वो चेंबर्स का मुंह, ऊपर से ढक्कन और रोड का लेवल एक किया जाता है, ऊपर से गाड़ियां जाती है। पहले वो ड्रेनेज सिस्टम बनाते हैं, उसके बाद रोड बनाते हैं।
क्योंकि अगर ड्रेनेज को अगर अलग से व्यवस्था दी होती तो शहर में घर बनने को जगह ही नहीं बचती थी। पाइपलाइन को अलग से रास्ता और हमारे ट्रैफिक को अलग से रास्ता, दोनों ट्रैफिक एक साथ चलते हैं। जो रोड देखते हैं ना, ऊपर से एक ट्रैफिक है, नीचे से एक ट्रैफिक है, दोनों में से एक भी ट्रैफिक जाम होने ना पाए। दोनों में प्रॉब्लम है भाई। ऊपर की ट्रैफिक जाम हुई तो पता तो चलता है, नीचे की अगर जाम हो गई तो गली के लोग जो है ना, वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में मोर्चा निकालते हैं, पहले ट्रैफिक खुली करो। वो ठीक है, गली से तो आपने उसको निकाल दिया, जाएगा कहां? अच्छा, उसका क्वांटिटी कितना है? लाखों टन्स। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे सर जाएगा कहां? नदी में जाएगा। तो नदी कहां जाएगी? नदी, कई नदी ऐसा किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन बड़े मेट्रोज में, बड़े शहरों में, अर्बन एरियाज में वो ड्रेनेज के पाइपलाइन सीधे ओपन्स इनटू द रिवर, रिवर कन्वर्टेड इनटू बिग नाला। मुळा नदी, मुठ्ठा नदी ऑफ जो पुणे है, वो नदियों का क्या हुआ? नदियां नाले में कन्वर्ट हो गई। अभी जो यमुना नदी है, जो दिल्ली और आगरा से होकर के गुजरती है, जाधव, तुम्ही बघितले असेल कदाचित, यमुना, एक ज़माने में उसका नीला पानी हुआ करता था, आज उसका पानी काला है। ऊपर से सफ़ेद झाग है और खाली त्याच्या कळभर पानी है, तीर्थ नहीं, पानी है। पहले लोग उसमें डुबकी लगाते थे, आज वो पोल्यूटेड वाटर है। पोल्यूटेड, शुद्ध तो छोड़ दो, अगर किसने पिया त्याला कोणत्या बिमाऱ्या झाल्या ते त्याला सांगता येणार नाही डॉक्टरला, मला असं असं व्हायलंय, वो बोल भी नहीं सकता कुठं त्रास व्हायलाय। इतनी इतनी बीमारियां होंगी उसको, क्यों? वो पानी पूरी तरह से यूट्रॉफिकेटेड है, पोल्यूटेड वाटर है, माइक्रोब्स का खजाना है। तो ये गलत चीज़ है कि ये क्यों हो रहा कि हमने जो ड्रेनेज है उसको सीधा ओपन किया रिवर बॉडीज़ में, वाटर बॉडीज़ में। तरीका क्या है कि ये जो ड्रेनेज का मटेरियल है, ड्रेनेज वाटर है, ड्रेनेज ऑर्गेनिक मैटर है, ड्रेनेज वाटर, ड्रेनेज ऑर्गेनिक मैटर शुड ट्रीट, उसको बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज को ट्रीट करके बाद में छोड़ना चाहिए। देखो नदियां दूसरे देशों में भी है। लंदन 2 करोड़ का शहर, 2 करोड़ की आबादी, बीचों बीच से नदी जाती है। लंदन की नदी कौन सी? थेम्स। लंदन शहर की नदी कौन सी? मुझे भी याद नहीं आ रहा। लेकिन जो ड्रेनेज वहां तक आता वो शुद्ध होके आता, वो पानी इतना साफ रहता कि ग्लास लगा के पी भी लिए तो भी नो प्रॉब्लम। उनके म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इतना दावा है कि हमारे जो वाटर हम छोड़ते हैं नदी के अंदर वो इतना ट्रीटेड है कि उसको हम ड्रिंक करके बताते हैं, उसको पी के बताते हैं, उसको वापस आप किचन में भी लेके जाएंगे तो उससे कोई खतरा नहीं है। क्या इंडिया के कोई शहर से इस तरह का प्रयोग किया जा सकता है की आमचं ड्रेनेजचं पाणी एवढं ट्रीट झालं, एवढं त्याच्यात ट्रीटमेंट झालं की त्याचा वापर आम्ही भाजी करायला करू, ग्लास खाली ठेवू काचेचा। माचान हे ज्यानं म्हणलं त्याला पाजू घालाव, ग्लास भर सोडून दे, अर्धा ग्लास पिऊन दाखवू। क्यों गोविंदा?
ये पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? कोई ऐसी गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि प्रॉब्लम हमारे सीवेज ट्रीटमेंट में है। क्यों नहीं? हमारा सीवेज ट्रीटमेंट भी कुछ कुछ शहरों का इंप्रूव हो रहा है, ऐसा नहीं कि ओवरऑल कंट्री में ही सब गड़बड़ है। कई शहरों में इसको इंप्रूव किया है, बहुत बढ़िया इंप्रूव किया है। खासतौर पे मतलब अहमदाबाद है या ऐसे कुछ शहर है, इसमें ये काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है ड्रेनेज सिस्टम। तो इसको किस तरह से ट्रीट करते हैं, हाउ टू ट्रीट इट, सीवेज ट्रीटमेंट के तरीके क्या है? ओके, लक्ष्यपूर्ण। सीवेज ट्रीटमेंट के जो तरीके हैं उसमें 3 स्टेप्स पड़ते हैं। पहली स्टेप फिजिकल है, दूसरी और तीसरी माइक्रोबियल है। ओके, क्या करते हैं? देखो, पहली स्टेप ऐसी है कि सारे शहर का या आधे शहर का वो सीवेज प्लांट जितना सह सकता है, उसकी जितनी कैपेसिटी है, जनरली ऐसे सीवेज प्लांट जो है ना, वो पश्चिम की तरफ लगाए जाते हैं। हवाएं पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है। पूरब को लगाया तो पूरी अगरबत्ती शहर में घूम जाएगी। और नाही कळालं? अरे पूर्वेला प्लांट ठेवला, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, त्याच्यानंतर शहर सुरू झालं आणि वारं आलं पूर्वेकडून पश्चिमेकडे, अगरबत्ती सगळ्या शहरात। वैसा नहीं, तो ये प्लांट लगाए जाते पश्चिम को, बाहेरच्या बाहेर, टेंशन नाही। पहली स्टेप, ओके, इट इज फिजिकल ट्रीटमेंट। व्हाट इज दिस फिजिकल ट्रीटमेंट? सारा जो सीवेज वाटर है वो एक जगह पे जमा हो रहा है, तो जमा होने से पहले उसके सारे जो पेबल्स है, इट इज रिमूवल ऑफ पेबल्स, मतलब छोटे छोटे पत्थर, ग्रीट, पेबल्स, ग्रीट, कचरा, ओके, इन सब को जो है ना वो अलग किया जाता है। सेपरेशन ऑफ पेबल्स, ग्रीट एंड अदर कुछ चीज़ें, प्लास्टिक के टुकड़े हैं वो पाइप्स में आ जाते हैं। कई सारा मटेरियल होता है जो ऑर्गेनिक नहीं होता या फिर जो आगे जाने के लायक नहीं होता है, तो उसको अलग किया जाता है। इट इज सेपरेटेड। ये फर्स्ट स्टेप है और ये जनरली फिजिकल स्टेप होती है। दिस इज द फिजिकल स्टेप। उस टैंक में जब पानी आता है ये सब विथ ऑर्गेनिक मैटर, तो उसको सेटल होने देते। ओके, सीवेज वाटर is allowed to सेटल। इसको हम सेटल होने देते। सेटल होने के बाद आपको 2 लेयर मिलेंगे वहां पे। सपोज इस टैंक में ये सेटल हो रहा, तो नीचे मिलेगा आपको सॉलिड या सेमी सॉलिड हिस्सा, पेस्टी हिस्सा, और ऊपर मिलेगा आपको सुपरनेटेंट लिक्विड। तो इसको बोलते प्राइमरी स्लज, और इसको बोलते एफ्लुएंट। ये फर्स्ट स्टेप बोल रहा हूं। क्या करें फर्स्ट स्टेप में? सीवेज वाटर को आने दिए, उसका काड़ी कचरा सब कुछ क्या करे? माइनस करे। ग्रिट, दगड़ धोंडे छोटे छोटे, पेबल्स अलग किए। फिर जो सीवेज वाटर है उसको एक टैंक में भर दिए। टैंक में उसको सेटल होने दिया, अलाउड टू सेटल। जब वो स्थिर हुआ पानी, तो 2 लेयर पड़े। कितने लेयर? 2 लेयर। एक ऊपर का पानी का लेयर है, इट इज सुपरनेटेंट लिक्विड कॉल्ड एज एफ्लुएंट, सीवेज एफ्लुएंट। ये ऊपर का सीवेज एफ्लुएंट है और नीचे का प्राइमरी स्लज।
अरे कळतं का? नदीचं गढूळ पाणी आम्ही एखाद्या पातेल्यामध्ये जर घेतलं तर थोड्या वेळामध्ये त्याच्या बॉटमला गाळ बसलेला दिसतो आणि वरचं पाणी गढूळ न राहता नित्तळ होतं. नित्तळ पाणी, ट्रान्सपरंट पाणी. तसं इथे होतं. वरचं लिक्विड बनतं नित्तळ आणि खाली थांबतं पेस्ट. खाली पेस्ट. व्हॉट इज दॅट पेस्ट? स्लज. व्हॉट इज दॅट पेस्ट? प्रज्ञा? स्लज. कौन सा स्लज? इट इज अ प्राइमरी स्लज. कौन सा स्लज? प्राइमरी स्लज. बरोबर है कि नहीं? तो ये है पहली स्टेप. आज के दिन हम पहली स्टेप लेंगे. ठीक, रिमेनिंग पार्ट हम कर लेंगे. सो दिस इज कॉल्ड एज द सीवेज ट्रीटमेंट. वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे.